Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the second part of the this episode of Essay Discussion Forum on correlation of globalization and climate change. A very important topic on which you must have seen already the first part. In the second part, the first presenter is Adan Sajjad, presenting her outline. Next on screen, you will see her outline. It's over to you, Adan Sajjad. Bismillah, beti. Today's topic is correlation of globalization and climate change. Initially, in crunch paragraph, I will discuss what is meant by globalization, climate change, and how they are connected with each other. In third step, I will discuss the negative correlation between the both terms. In 3A, I will discuss increased level of emissions due to extended transport activity. ग्लोबलाइजेशन की वजह से फिजिकल ट्रांसपोर्ट और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से रोड्स एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से जो है लेवल ऑफ एमिशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड वाइड फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 60% ट्रांसमिशंस हैं दुनिया में जितनी भी हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, वो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है। 3B में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इकोनॉमिक ओवर स्पेशलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन में हर कंट्री अपने एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रही है और जब ओवर स्पेशलाइजेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज की सूरत में आ रहा है। फॉर एग्जांपल यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्राजील के अंदर रेन फॉरेस्ट की वजह से कैटल रैंचिंग ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी वजह से कैटल रैंचिंग ऑपरेशंस को एक्सेसिव क्वांटिटी में परफॉर्म करने के लिए इलीगल डिफोरेस्टेशन हो रही है। इसके अलावा बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली साउथ एशियन नेशंस, वहाँ पर फिशिंग इलीगल फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से मैरीटाइम पॉपुलेशन क्विकली डिक्लाइन कर रही है। इन 3B बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से। जब भी बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लाइमेट का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड फोरम की 2021 की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है लिविंग प्लैनेट। उसके अकॉर्डिंग जो 68% पॉपुलेशन है जितने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो डिक्लाइन हो चुकी है सिंस 1970। नेक्स्ट 3D क्लाइमेट चेंज की वजह जो है एक ऑफशूट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की वजह से कंट्रीज जो है वो इकोनॉमी में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उसको रेगुलेट करती हैं। इसकी वजह से जो बिजनेसेस है उनका मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और इसके लिए वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की तरफ जाती हैं और कॉस्ट की रिडक्शन के लिए बात वही है कि वो फ्यूल के तौर पर कोल को यूज करें। तो जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं या प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, वो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं उनके पास और वो इसी को यूज कर रहे हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कॉज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एट क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 जो कि इसलिए कंडक्ट किया जा रहा था कि हर कंट्री अपनी सबमिशन शो कराए क्लाइमेट एक्शन को रिड्यूस करने के लिए। उसके अंदर इंडिया और चाइना ने दे 2060 and 2070s to go for zero carbon. That are the latest years of the submission to go towards zero carbon. Next is the positive correlation between the both terms. 3A में है higher level of climate sensitivity cause हो रही है in more interconnected world. Physical interconnectivity और informational interconnectivity की वजह से दुनिया के डिफरेंट एरियाज में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको विजुलाइज करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया और उसकी वजह से क्लाइमेट सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इसकी फॉर एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, उसने स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड, उसने स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट चेंज के नेम से बिलबोर्ड्स लेकर वो वहां पर स्ट्राइक कर रही थी, और उसकी वजह से स्वीडिश पार्लियामेंट को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा। और 2019 की क्लाइमेट चेंज की समिट में इसने एड्रेस भी किया था, ग्रेटा थनबर्ग ने। उसकी वजह से काफी क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस क्रिएट हुई। नेक्स्ट 3B, डिफ्यूजन ऑफ ग्रीन और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्विक हो गई है ग्लोबल वर्ल्ड में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। इस वजह से कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में। इसकी एग्जांपल ये है कि सी पैक के जो ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान और चाइना ने डिटरमिन किए हैं, उसके अंदर वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि चाइना और पाकिस्तान क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करेंगे, पर्टिकुलर इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इसी सेकंड एग्जांपल ये है कि ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसको ये परसीव किया जाता है कि वो BRI को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको सर्टिफिकेट अनाउंस करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस, और उस सर्टिफिकेट्स की बेस पे उसके लिए फंड रेजिंग भी करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज 3C, क्लाइमेट रिलेटेड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटेंसिफाइड हो रहा है वर्ल्ड लीडर्स में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से होने वाले जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है इंफॉर्मेशन की, ग्लोबलाइज्ड इंफॉर्मेशन की वजह से। इसकी वजह से वर्ल्ड लीडर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है वर्ल्ड प्रेशर की वजह से। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, बिडेन ने $2 ट्रिलियन का बजट सबमिट कराया था 2021 में, और उसको डिफेंड करने के लिए उसने जिन पर्टिकुलरली 3 एरियाज को यूज किया था, वन ऑफ द की एरिया वाज क्लाइमेट चेंज टू डिफेंड सच अ ग्रेटेस्ट बजट। नेक्स्ट वन इज 3D, evolution of some emissions trading system to cope with unequitable emissions। अनइक्विटेबल एमिशंस हो रही हैं दुनिया में। फॉर एग्जांपल UN के डाटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 0.3% कार्बन एमिशन कर रहा है दुनिया की, और फिलीपींस जो है 0.6% कार्बन एमिशन कर रहा है। लेकिन दोनों को नॉन प्रोपोर्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना पड़ रहा है। यानी कि जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इतना उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करे क्लाइमेट चेंज में, लेकिन उनको कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बियर करने पड़े। तो इसको काउंटर करने के लिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक एवोल्यूशन हो गई है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में, जो फ्री मार्केट की बेस पे है। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये अलाउ करता है ये हर कंट्री को पर्टिकुलर कोटा अलाउ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का, और उसको ट्रेड कर सकते हैं अंडर डेवलप्ड नेशन उसके अगेंस्ट जो उनके पास फंड्स कलेक्ट होते हैं उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं एनवायरमेंट चेंज के साथ कॉप अप करने के लिए। 3E है एमिशंस ओरिएंटेड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्रियलाइज नेशन की। जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जो ज्यादा कार्बन एमिशंस करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस करती हैं, उतनी ही उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीब्यूट करने में। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो $100 बिलियन पर ईयर देंगी developing world by the end of year 2020. Next one is ways to mitigate climate change in the era of globalization. First one is take care of existing ecosystem. It is more important to take care of existing ecosystem than to look forward for other alternatives. फॉर एग्जाम्पल अल जजीरा की दिसंबर 2021 की डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर उन्होंने क्लेम किया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। उसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो है सिटीज है वो अनप्रोपोर्शनल और अनऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सपेंड कर रही हैं, और टाउन प्लानिंग की कोई प्रॉपर वे आउट नहीं है, और ना इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा क्विक हो रही है, और
जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हो रही हैं वो जो नेचुरल रेन का रूट है उसके वे में हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ज्यादा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। और 2022 में जो फ्लड आया उसके भी ज्यादा डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस इसी वजह से हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा टाउन्स हैं या जो बहुत ज्यादा न्यू टाउन प्लान विदाउट टाउन प्लानिंग जो अर्बन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसके पाथ के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी फ्लड आता है या फिर कोई इस तरह से नेचुरल कैलेमिटी होती है उसके ज्यादा डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम की केयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फोरम के अकॉर्डिंग एक मेच्योर प्लांट 50 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करता है 1 ईयर में, जबकि अगर हम न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसको बड़े होने में काफी टाइम लगता है। इसका मतलब है न्यू प्लांट्स लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं हम उनकी टेक केयर करें। नेक्स्ट है 4B। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑन द गुड ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन द थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि अगर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होगी, पब्लिक ज्यादा अवेयर होगी इसके बारे में, तो एक तो वो रैशनलाइजेशन करेंगे द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरा जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस को और लीडर्स को एक्ट करना पड़ता है। और जब पब्लिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली एक्ट करेंगे टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, पर्टिकुलरली इन द थर्ड वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडा में, पर्टिकुलरली अब तक क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं है कभी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक अवेयर नहीं है। पब्लिक के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती वो उसके लीडर्स की पॉलिसी मेकिंग या एजेंडा में भी नहीं होता। नेक्स्ट वन इज कमर्शलाइजेशन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा कंट्रीज इस वजह से रिलक्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि कोल जो है वो एक चीपेस्ट फ्यूल है उनके लिए, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया एंड चाइना। तो वो लोग इस फ्यूल को अबैंडन करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास इसके बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं है। तो इसका एक बेस्ट वे आउट ये हो सकता है कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, उसके अंदर कोल को वाटर से क्लीन किया जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर से जो एमिशंस होती हैं वो कम होती हैं। तो इसकी और इसको अगर हम लार्ज स्केल पे कमर्शलाइज करें तो इससे वो ह्यूज रिजर्व यूज भी हो सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी थैंक यू वेरी मच अदन सज्जाद। पॉइंट तुम्हारे अच्छे थे। एक्चुअली हुआ ये है कि यू हैव अटेंडेड दी दिस मीटिंग आफ्टर सेवरल एब्सेंसेस, और तुम्हारी एब्सेंस में लोगों ने इसका जो दे हैव रेज्ड द बार, इसका स्टैंडर्ड जो है बहुत ऊपर ले गए है। और वो अब डिमांड करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देखने वाले वो डिमांड करते हैं कि इसके अंदर वो डिटेल भी दी हो, जिस तरह तुम देखती हो ना दूसरे शहजादी तालिब की देखो, या जिस तरह से मरियम ने जिस तरह से डिटेल्स दी हुई हैं, या जोया शफकत या उसामा साबिर जिस तरह से, शहसवार, बाकी लोग भी सारे जिस तरीके से अपनी बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल्स आती हैं, रेफरेंसेस आते हैं, वो सारे ऑल्दो यू आर द गुड एफर्ट और अच्छा जो है तुम्हारी जो है अप्रोच अच्छी है, लेकिन इसके अंदर अब ज्यादा मटेरियल की जरूरत है। ठीक है अदन, समझ आ रही है बेटी मेरी बात की कि सिर्फ रेफरेंस इतना तक काफी नहीं होगा, जरा ज्यादा जो है डिटेल में जरा जाना पड़ेगा। ठीक है जी ठीक है जी सर। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट इन दिस। और शुरू में ही जब मैंने तुम्हारी आउटलाइन उस दिन देखी थी तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही नजर आई थी कि तुम्हारी अप्रोच ठीक है, और इसमें दोनों चीजें जो हैं वो इक्वली जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। एक बात मैं थोड़ा सा जरा जिक्र करना चाह रहा था यहाँ पे, किसने जिक्र किया था, नहीं वो मरियम ने जिक्र किया था पिछली आउटलाइन के अंदर कि इंडिया जो है टेस्ला उसमें जो है वो आ रहा है, एलोन मस्क जो है वो ला रहे हैं। तो उसमें एक बात मुझे उसको याद आ रही थी, एक मीम याद आ रही थी इंडियंस की उसके ऊपर, कि टेस्ला कहते हैं कि अगर आ गई हमारे, हाँ मतलब अब तो आ गई हुई है इंडिया में, तो वहां पे लोग तो इसके कैमरे पे पान की पीक थूक थूक के जो है उसको पागल कर देंगे, क्योंकि पान की जो पीक होती है वो लोगों ने वहां पे ऑलरेडी लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हुआ है कि कैमरे के ऊपर इसके अंदर जो खास जो एक वो जर्रे जो है ना, जिस केमिकल जो है उसकी वजह से कैमरा बेचारा ब्लाइंड हो जाता है। तो लोगों ने
कैमरे को ब्लाइंड करने के ऑलरेडी तरीके जो है वो निकाल लिए हुए हैं। तो कहते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा बंदा जो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो उसकी टेस्ला के कैमरे के ऊपर थूक दो और उसकी टैक्सी अपने आप ही जो है वो इधर उधर जो है वो चली जाएगी। टेस्ला उन्होंने सिर्फ उन्होंने टेस्टिंग के लिए जो थी वो लेके आए थे, तो उस वक्त ही कार्टून वगैरह जो थे वो बन रहे थे। जाहिर है दे आर नॉट एज टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कॉमन पीपल ऑफ द रोड्स देख के वो अभी जो है वो कैमराज वाली टैक्सीज जो है वो उसको बर्दाश्त करेंगे गाड़ियों को। Okay, coming to the last presenter for today, Zoya Shafkat. Last time she had presented a very good outline. So the next outline on the screen will be by Zoya Shafkat. Zoya Shafkat, Bismillah, please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोरिलेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर मैंने अपनी आउटलाइन को स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, जिसमें है थीसिस स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट सेकंड पैराग्राफ इज ऑफ ओवरव्यू कि ग्लोबलाइजेशन में और क्लाइमेट चेंज में क्या इंटरकनेक्शन है। कैपिटलिज्म जो है वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके अंदर फिर जब आपने दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपनी एक्सपोर्ट करनी होती है, उसके साथ ट्रेड करना होता है, तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो इंक्रीज़ हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड इसका नुकसान हमें ये हुआ कि फ्रॉम 1882 ऑनवर्ड अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो राइज किया है 0.07 डिग्रीज एवरी डेकेड, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसकी जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पाकिस्तान के फ्लड्स की, कि जो है हमारा क्लाइमेट चेंज वो जस्ट उसका इफेक्ट कुछ कंट्रीज़ पर नहीं रहता, ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो ये ज़्यादा सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो 0.58% जो है वो एमीटर है उसका CO2 का, बट वो इन चीज़ों को फेस जो है वो ज़्यादा कर रहा है बिकॉज ये एक डेवलपिंग कंट्री है, और ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने जो इकोनॉमिक अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो फेस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से जो है वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज़ कर रही है। थर्ड ए इज़ अबाउट कि इस ग्लोबलाइजेशन के इरा के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन में आ रहे हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करें। बट इसका नुकसान हमें अर्बनाइजेशन का ये हो रहा है कि जो अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं उसके अंदर एक क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, वाटर, नेचर और एयर क्वालिटी वगैरह के ऊपर जो एक स्ट्रेस जो है वो बिल्ड हो रहा है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही हैं। और इसका हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि अर्बनाइजेशन जो 2021 के अंदर थी वो 56% थी, बट ये जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी अप टू 68% बाई 2050। पॉइंट 3B इज़ अबाउट कि जिस तरह ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसी तरह उनकी फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और वो कंट्रीज जो अपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं फूड को, वो ऑटोमेटिकली अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज कर रही हैं, और वो कर रही हैं फॉरेस्ट्स को जो है वो ख़त्म करके। और जहाँ पर जब फिर डिफॉरेस्टेशन होती है तो CO2 की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, और अल्टीमेटली ये इफेक्ट करती है क्लाइमेट को। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि सम 80% जो है वो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन वो होती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की वजह से। और सिंस 1850 अबाउट 30% ऑफ CO2 जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से है वो इंक्रीज हो रहा है। देन पॉइंट 3C इज अबाउट कि कैपिटलिज्म जो है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज कर रहा है, और उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो फिर पोल्यूट करता है हमारे क्लाइमेट को। और इसके अंदर हमारे पास ये एविडेंस आ जाता है कि यूरोप के अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर 50% जो है वो डैमेज वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। देन पॉइंट 3D इज अबाउट के वर्ल्ड की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बिकॉज जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ हैं लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, एवरीथिंग नीड्स फ्यूल। और उसके लिए जो है वो जितनी ज़्यादा इस फ्यूल को यूज़ किया जाता है जो कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी थी 2020 के अंदर
वो 71% जो है वो प्रोड्यूस हुई थी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। देन पॉइंट 3 इज अबाउट कि इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मिनरल्स और मटेरियल वगैरह है, इसका इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम सीमेंट को यूज़ करते हैं, सैंड को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर और उन सारी चीज़ों के अंदर वो जो है उसको यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनको यूज़ करना, इनको एक्सट्रैक्ट करना, इन सारी चीज़ों के लिए मशीनरी यूज़ होती है और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि बाय 2060 ग्लोबल मटेरियल का यूज़ जो है वो डबल हो जाएगा अप टू 190 बिलियन टन्स, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेज गैसेस का जो एमिशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 43%। देन पॉइंट एफ इज़ अबाउट कि बॉर्डरलेस इकोनॉमीज जो हैं उसके अंदर CO2 की एमिशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, बिकॉज आपको ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ उसका करना पड़ता है, जिसके लिए आप कार्स यूज़ करते हैं, शिप्स यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली जो है CO2 को प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से आपका क्लाइमेट जो है वो पोल्यूट होता है। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 23% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन के लिए। देन पॉइंट 3 जी इज अबाउट कि टूरिज्म जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे कंट्रीज में आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है अब, और टूरिज्म जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो है वो इकोनॉमी की बैकबोन बन गया है। बट इसका हमें नुकसान ये होता है कि टूरिस्ट जो है वो जिन कंट्रीज़ में जाते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखते, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो CO2 पिरामिड होता है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। और इसके अंदर फिर हमारे पास ये एविडेंस आ जाता है कि टूरिज्म जो है वो अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 8% ऑफ ग्लोबल एमिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज 4। पहले हमने ये देखा है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो इफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज को, बट नाउ वी विल सी कि क्लाइमेट चेंज फिर इन रिटर्न किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करता है। और इसमें है 4A पॉइंट कि क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रोड्यूस करता है क्लाइमेट माइग्रेंट्स को, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जिसमें फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइडिंग होगी, ड्राउट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को मूव करना पड़ता है, जिनको हम क्लाइमेट माइग्रेंट्स कह सकते हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजीज कह सकते हैं। और जब ये एक से दूसरे कंट्रीज के अंदर मूव करते हैं तो ये होस्ट कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक बर्डन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि एवरी ईयर ऑन एवरेज 12.5 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम 2008 टू 2016, और उनके डिस्प्लेसमेंट की जो मेजर रीजन थी वो ये थी कि वेदर रिलेटेड जो भी हैजर्ड्स हुए थे उसकी वजह से उनको दूसरे कंट्रीज में मूव करना पड़ा। और ये ग्लोबलाइजेशन का हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोग जब इजीली मूव कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर तो वो इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। देन पॉइंट 4B इज अबाउट कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है टूरिज्म की वजह से, और जिसकी वजह से जो होस्ट कंट्रीज होते हैं, जो टूरिज्म को होस्ट कर रहे होते हैं, उनको ऐसे लॉज बनाने पड़ते हैं जो कि उनके एरियाज को, उनके प्लेसेस को सेव कर सकें। बट जब समटाइम्स ये लॉज जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जो टूरिस्ट जो हैं वो उस कंट्रीज के अंदर जाने से फिर अवॉइड करते हैं। तो जिस ये हमें शो करता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो प्रोड्यूस की थी टूरिज्म ने, और अल्टीमेटली फिर ये ग्लोबलाइजेशन को ही इफेक्ट कर रही है। देन पॉइंट 4C इज अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में जो है एक राइज आया है, और इस ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर जो राइज आया उसकी वजह से काफ़ी सारी जो है हमारी एक्टिविटीज़, लाइक हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग, और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसके अंदर समर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी की आउटरेजेस जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है उसकी वर्किंग में हर्डल्स पैदा होती हैं, और जब आपकी इकोनॉमी सही तरीके से वर्क नहीं करती तो आपकी जो है GDP वो डिक्रीज होती है। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि बाय 2050 अगर ग्लोबल टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर जाता है तो ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमी का 18% GDP जो है उसको रिड्यूस कर देगा। देन पॉइंट 6 इज अबाउट कि अब किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन को ही यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए। इसके अंदर पॉइंट 6A इज अबाउट कि हमें, क्योंकि सारे कंट्रीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरकनेक्टेड हैं और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली आ सकते हैं, इसीलिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर, कमिटमेंट्स के अंदर, कि जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सब देख रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट 2015
जिसके अंदर सब कंट्रीज ने जो है वो मिलकर अपनी एफर्ट्स दी थी और उन्होंने ये जो है उसके अंदर एग्रीमेंट किया था कि अपने वो टेम्परेचर को जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। देन 6B पॉइंट इज कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने अपने रीजन्स की जो कंट्रीज़ हैं उसको सबके साथ मिलकर जो है वो ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसी पॉलिसीज़ को बना सकती हैं जो कि वहाँ के जो लोकल जो वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उस रीजन की, उसकी बेटरमेंट के लिए वो काम कर सकें। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि OIC वर्ल्ड विजन 2012, जिसके अंदर OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं वो मिलकर इसके ऊपर काम कर सकती हैं। OIC ग्रीन टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट है, उसके बाद सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। ये सारी जो हैं वो अपनी अपनी लोकल जो वहाँ की वो रीजनल की कंट्रीज़ हैं उसके लिए ये बेटरमेंट के लिए काम कर सकती हैं। देन 6C इज़ अबाउट बिकॉज डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनकी वजह से उनको जो सफ़र करना पड़ रहा है डेवलप नेशंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, इसीलिए ये डेवलप नेशंस का अब काम बनता है कि वो मॉनिटरी हेल्प करें डेवलपिंग नेशंस की, कि वो जो है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो वो अपनी एक फ़ाइट है उसके अंदर वो उसको हेल्प आउट कर सकें, उनको उनके लिए आसानी ये जो है वो कर सकें। इसके अंदर हमारे पास ये आ जाता है एविडेंस कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो क्रिएट किया गया था 2010 के अंदर, जिसका काम ये था कि वो एवरी ईयर $100 बिलियन जो है वो प्रोड्यूस करेगा बाय 2020 और ये यूज़ किया जाएगा, उन कंट्रीज़ उसको यूज़ करेंगी जो कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो उसका इफेक्ट्स को देख रही हैं। देन पॉइंट 6D इज़ अबाउट कि क्लाइमेट रेपरेशन जो है उसको जो है अब लीगल करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट का इफेक्ट देख रहे हैं बट उनका ऐसा क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान की एग्जांपल है। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट रेपरेशन जो है वो अब उसको जो है लीगल करना चाहिए और एट COP27 क्लाइमेट रेपरेशन जो होगा वो एजेंडा एट द टॉप होगा। देन पॉइंट ई इज अबाउट कि कलेक्टिव एफर्ट्स और डिफरेंट शेयरिंग की ज़रूरत है कि सारे कंट्रीज जो है वो मिलकर कोलैबोरेशन करें एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। और इसके अंदर हमारे पास एविडेंस है कि जुलाई 2022 के अंदर इंडिया और इजिप्ट ने जो एग्रीमेंट साइन किया है कि वो बिल्ड करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री जो इकोनॉमिक जोन के अंदर ऑफ स्वेज कैनाल, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज के जो है उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए। देन पॉइंट F इज़ अबाउट कि हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप नेशंस जो हैं वो पोजेस करती हैं इसको, इसलिए ये अब उनकी तरफ से अंडर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ इनको मूव करने की ज़रूरत है कि वो जो है इस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करें, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा वो CO2 की एमिशन के अंदर जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है। और अगर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को तो अल्टीमेटली क्लाइमेट के ऊपर से जो है CO2 की एमिशंस जो वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास एविडेंस ये आ जाता है कि जर्मनी ने उसने टॉप किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की एक्सपोर्ट के अंदर इन 2021। वर्ल्ड वाइड जो है उसके अंदर 26.2% जो है वो जर्मनी ने एक्सपोर्ट किया है। देन पॉइंट G इज़ अबाउट कि इंटरनेशनली जो है वो इस चीज़ को पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं वो इसके अंदर अपना एक्टिवली रोल प्ले करें कि अपनी वॉइस को वो अपने पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसको सेपरेट करें कि क्यों क्लाइमेट चेंज जो है वो हम सब के लिए हमें इफेक्ट कर रहा है और उसको क्यों हमें मिटिगेट करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेटा थनबर्ग की, कि उस एक्टिविस्ट ने जो है वो अपनी वॉइस को इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड जो है वो स्प्रेड किया है। उसने यूज़ किया है यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को, UN क्लाइमेट समिट को और COP25 को, जो कि हर जो है वो कंट्री उसके अंदर उससे अवेयर है और अल्टीमेटली उसकी वॉइस जब पूरी वर्ल्ड के अंदर पहुंचेगी या और बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपना रोल प्ले करेंगे तो एक मैस पब्लिक अवेयरनेस जो है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर होगी। और एट द एंड कंक्लूजन मैं इस कोट के साथ करूंगी, इफ यू रियली थिंक दैट द इन्वायरमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमी, try holding your breath while you count your money. Thank you so much. That is all from my side. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच जोया शफकत। बड़ी खूबसूरत एंडिंग, बड़ी जबरदस्त है कंक्लूजन की। जो बात एग्जैक्टली मैं कर रहा था कि पैसे गिनते हुए अगर सांस ही नहीं ले सकते तो फिर वो पैसा किस तरीके से गिना जा सकता है। यू आर राइट। एक सोबिया फरीद ने एक बीच में पॉइंट दिया था कि ये जो जहां तक आपने कहा कि टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा गंदगी फैलाती है और ये वो, उसमें देखा ये गया है कि लोकल टूरिस्ट ज्यादा कचरा कूड़ा फैलाते हैं हर मुल्क में एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो तो यूजुअली जो फॉरेनर्स होते हैं दे आर यूजुअली वेरी केयरफुल अबाउट नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट या
उनको चूंकि उनके अपने मुल्कों में बहुत सख्त लॉज हैं इसके बारे में, सफाई के बारे में, तो यही समझ रहे होते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन जो लोकल टूरिस्ट हैं उन्होंने सभी को जो है हर शहर को ही क्या है, मुनीर नियाजी का जिस तरह से ना कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना घबराए हुए ही रहना। तो हम इसका यूं किया करते हैं कि जिस शहर में भी रहना उसको गंदा बना के रहना। तो हम लोगों की एक आदत सी बन गई है, जहां भी जाते हैं खूब गंद जो है मचाते हैं। ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये कोलंबिया चले जाएं आप, दूसरे किसी भी, आप फिलीपींस में चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया तरफ खास से आप, क्योंकि वो लोग खुद भी सफाई पसंद हैं। लेकिन थाईलैंड जाएं आप, देखते हैं सड़कों के ऊपर काफी ज्यादा आपको उतनी सफाई नजर नहीं आती। सो अल्टीमेटली इट इज द लोकल एंड प्लस फॉरेनर्स, दोनों की कोऑपरेशन जो है उसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। और फॉरेनर्स जो अब आते हैं तो वो उल्टा साफ करने की कोशिश करते हैं। ये जो K2 की आपने मिसाल दी कि K2 की क्लीनिंग की जरूरत है, वहां भी देख लें ज्यादातर फॉरेनर्स ही सारे जा रहे हैं। अच्छा, और एक आपने स्टूडेंट्स में आपसे पहले से कहा रहा था कि आप लोगों को लास्ट मेरी जो बात है आज की कि किसी ना किसी फोरम से हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है, या तुम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट जो है, जितने लोग मौजूद हो कहीं ना कहीं, तो ये चीज करने की जरूरत है। तो ये बड़ा अच्छा हमें यहाँ मिल गया है, यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ग्रेटा थुनबर्ग की। और मेरे ख्याल में ये यूथ फॉर क्लाइमेट पाकिस्तान चैप्टर, इनके साथ बात की जा सकती है, स्टार्ट करें इनके साथ और इनिशिएट करें। आप में से कोई भी लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। ये जरा याद रखें बेटा कि लीडरशिप और इनिशिएटिव आप लोगों की बुनियादी रिक्वायरमेंट है CSS करने के लिए। ये सामने लिखा हुआ आपके मरियम, स्टेज ये स्क्रीन के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है इस वक्त। यूथ फॉर क्लाइमेट, इसका पाकिस्तान चैप्टर जो है ये स्टार्ट करें। और इसके ऊपर जिस तरह से टेड टॉक्स है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी TEDx, जैसे लाहौर उन्होंने अपना टेड स्टार्ट किया हुआ है। और हाँ, आप में से कोई भी, ठीक है मरियम, बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो कहती हैं कि मैं यूथ की कैटेगरी में नहीं आती। बिल्कुल सही है, आप में से कोई भी नहीं आता, क्योंकि यूथ होती है सारी 9 से 12 साल के दरमियान। आप में से कोई भी उसमें नहीं आता। दूसरी, इसकी सादा सी बात है, आप ये गंदी हवा खा के मरे क्योंकि आप बड़े हो गए, अब आप मरने वाले हो गए। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये एनी हाउ, मजाक साइड, ये आपके पास इनिशिएटिव एक लाइन है, अगर करना चाहें तो बड़े आराम से इनको ईमेल करके इसको वेबसाइट पे ढूंढें, इनके पास इनका एड्रेस होगा, बात करें ऊपर उनसे कि, और मरियम ऑलरेडी कायदे यूनिवर्सिटी में भी ऑलरेडी किस तरह के काफी सारे इनिशिएटिव लेती रही है, तो और लोग भी करें। आप में से ये ना इंतजार करें कि फला कर रहा है तो मैं चुप करके बैठे रहूं, जैसे हम सब लोग करते हैं ना ज्यादातर। अच्छा जी, मरियम ने कहा था वो करेगी ना, तो या फला ने कहा था वो करेगा, तो मेरा तो काम नहीं ना, मैं तो, हम तो रियाया है ना। हर कोई अपने अपने तौर पे इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। Okay, we come to the end of this very productive session on one of the topics. Actually हुआ ये था कि ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका था। मीटिंग फर्स्ट इन लोगों ने जो की थी वो इसके ऊपर थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं भी उसमें शामिल नहीं था, इसलिए इन सब से रिक्वेस्ट की थी कि आप जरा अपनी आउटलाइन दोबारा जो है वो प्रेजेंट करें। Thank you very much. I hope these outlines and this whole initiative of the essay discussion forum is proving to be fruitful for all of you, जितने भी इसको यूज करने वाले लोग हैं। और मुझे चूंकि स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटर्स हैं और सारे लोग, मैं आपको जो नॉट डजन्स ऑफ बट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस जो मुझे मिलते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इस फोरम की यूटिलिटी के बारे में, इसकी जिस तरीके से लोगों को इसका फायदा हो रहा है, मैं दोबारा एक दफा आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग इतनी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और इतनी ज्यादा रिसर्च करके तो अपनी आउटलाइंस जो है वो वीकली यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। आप लोग वाकई तारीफ के काबिल हैं। और EDF अटेंडीज के ग्रुप में से मैं इंतजार कर रहा हूँ, पहले EDF अटेंडीज के ग्रुप से जोया आई थी, जवाद नईम आया था, इसी तरह से उसामा साबिर आया। तो अटेंडीज के ग्रुप से अब काफी दिनों से किसी ने
ऑफरने की, मजीद इसके आगे बढ़ने की, तो कोशिश करें कि अगर आप, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपका जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है ज्यादा लोग बिजी होते जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस, इसलिए मैं कुछ ज्यादा उसके ऊपर जो है वो एम्फसाइज नहीं करता। थैंक यू वेरी मच, वी विल एंड दिस सेशन हियर। स्टे सेफ, खुदा हाफिज।